बचपन में आपने नंबर गेम खेला होगा, अगर नहीं खेला है तो आप उसका हल्का फुल्का अंदाजा सा लगा सकते हैं, देख सकते हैं भारत के आर्थिक व्यवस्था के आंकड़ों को देखकर। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के देश तैयारी कर रहे हैं आने वाले रिसेशन की। हम पिछले 10 महीने से बात कर रहे हैं कि मंदी आने वाली है, आर्थिक व्यवस्था पर गहरी चोट लगने वाली है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आपको उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ भारत में तैयारी 2024 में होने वाले इलेक्शन की चल रही है या फिर और मुद्दों की चल रही है, राजनीतिक मुद्दों की चल रही है, वहीं दूसरी ओर हम ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत में भी मंदी आएगी, और अगर आएगी तो लोग ये कह रहे हैं इसका असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जब पूरी दुनिया के देश चिंता में हैं तो भारत के आर्थिक व्यवस्था के आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं कि उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। आप भी देख लीजिए भारत के कुछ ऐसे आंकड़ों को और इन आंकड़ों की सच्चाई को, जो शायद हमें बचपन में खेले जाने वाले उस नंबर गेम की तरह लग रहा है कि पैसा तो बहुत है लेकिन वो है कहाँ ये पता नहीं लग पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में ही चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि वो रिसेशन में है, मंदी है उनके देश में, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। वहां पर लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है और आर्थिक व्यवस्था के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट है। इसके बाद भारत में बातें चलने लग गई कि अब भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर हमें अपनी लाइन को बड़ा करना है तो जो साथ वाली लाइन है उससे बड़ी लाइन खींचनी होगी, ना कि जो साथ में लाइन है उसे छोटा कर दे तो हमारी लाइन बड़ी दिखने लग जाए। ऐसा ही कुछ भारत में जश्न मनाया जा रहा है जर्मनी की रिसेशन, जर्मनी की आर्थिक मंदी के कारण। कहने का मतलब है जर्मनी नीचे जा रहा है इसलिए हम चौथे पायदान पर आ जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया है, हमारे यहाँ कोई तरक्की नहीं हो रही है, हमारे यहाँ कोई आर्थिक तेजी नहीं है, बस हमें जर्मनी की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है इसलिए हम चौथे पायदान पर आ जाएंगे, उसकी खुशी हम मना रहे हैं। अभी पीछे कुछ दिनों पहले जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी कांग्रेस पार्टी की, तो उस समय रघुराम राजन ने आर्थिक व्यवस्था के ऊपर एक कोट किया था और उन्होंने कहा था कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो अभी चरमराई हुई है और जो ग्रोथ रेट है वो 4.4% की रेट से चल रही है। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था को तिमाही मतलब क्वार्टर्स में गिना जाता है और एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, 4 बार 3-3 महीने के ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि किसी भी देश में मंदी कब आने वाली है। मान लीजिए अगर 2 तिमाही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नीचे चली जाए तो ये माना जाता है कि उस देश में मंदी आने वाली है, जैसा कि अब जर्मनी में हुआ। जिस समय रघुराम राजन ने बयान दिया तो उस समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 तक की जो अर्थव्यवस्था थी वो 4.4 जीडीपी हमारी थी, ग्रोथ रेट हमारा इतना था। उसके बाद उनकी जमकर किरकिरी की गई और उन्हें कांग्रेस का एजेंट बताया गया और ना जाने क्या क्या कोट किए गए। हमें भी मजा आया कि रघुराम राजन कांग्रेस का एजेंट है, अर्थव्यवस्था तो 7 से भी ज्यादा है। ये भी सच था। जनवरी से लेकर मार्च तक की जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े आए जनवरी से मार्च 2023 के, वो 7.2 थे, जो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे साल की अर्थव्यवस्था की, वो 6.8 के आसपास जाती है, जो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। दुनिया के मुकाबले ठीक है, लेकिन इसके पीछे का जब सच आपको पता चलेगा तो शायद आप उस चीज को समझ पाए जो हम समझाना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में मंदी है, रेपो रेट बढ़ी हुई है, महंगाई है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन, ट्विटर, सबने लोगों को नौकरी से निकाला। भारत में भी इसका असर दिखा। भारत में जो लोग इन कंपनियों में काम करते थे उन्हें भी निकाला गया। भारत की कंपनियों से भी लोगों को निकाला गया, जैसे कि रिलायंस की जियो, वहां से भी लोगों को नौकरी से निकाला गया और ये लगातार चल रहा है। अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जैसे तैसे करके उन पर लिपापोती की जा रही है। और वो कैसे, मैं आपको बता दूं, जर्मनी रिसेशन में है, वहां पर आर्थिक मंदी है, लेकिन वहां पर प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम 51,000 रुपए है, $51,000 है। लेकिन अगर हम और देशों की भी बात करें जैसे चाइना की, वहां पर $13,000 पर कैपिटा इनकम है, पर प्रति व्यक्ति आय। लेकिन जहां पर आंकड़े इतने अच्छे दिखाए जा रहे हैं जैसा कि हमारे भारत देश में, वहां की पर कैपिटा इनकम है $2,600 हर प्रति व्यक्ति आय। तो आप सोच सकते हैं कि किन आंकड़ों के पीछे, आप इस बात को समझिए,
वो लोग, वो देश जहां पर एक व्यक्ति $13,000 एक साल में कमा रहा है, उस देश की अर्थव्यवस्था ये बता रही है, हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम, कोई व्यक्ति कमा रहा है वो है पूरे साल में $2,600 और जर्मनी में $51,000 से भी ज्यादा है। अगर आज जर्मनी बंद हो जाए, वहां का हर एक व्यक्ति खाली बैठ जाए और सरकार ये कहे हम कुछ भी नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि भारत हमसे आगे चला जाए, तो आज भारत को 40 साल लगेंगे जर्मनी की अर्थव्यवस्था के बराबर आने में। वहां की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की बराबरी करने में 40 साल से ज्यादा लगेंगे। अगर आज ऑस्ट्रेलिया ये कह दे कि हम खाली बैठ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, भारत को हमारे साथ आने दीजिए, तो हमें 22 साल लगेंगे ऑस्ट्रेलिया की बराबरी करने में। ऐसा ही कुछ चाइना के साथ है, ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ है। कहने का मतलब है कि आज हमारी जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो ठीक उसी जादूगर की तरह है जो मंच पर किसी भी फूल में या किसी भी रुमाल से 2-2 हजार रुपए के नोट निकालता है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो जनता होती है वो वहां पर तालियां बजाती है और बस उस नाटक का मजा लेती है। ये ठीक उसी तरीके से ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। 1% लोगों के पास भारत का 50% पैसा है, 10% भारत के लोगों के पास भारत का 90% पैसा है। जो निचले 50% लोग हैं, जो गरीब 50% लोग हैं, उनके पास सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था का 3% पैसा है। हालात देखिए, बाद में उसी ऑक्सफैम एनजीओ पर जिसने ये रिपोर्ट डाली उस पर कार्रवाई की जाती है और उसको ये बताया जाता है कि इसने बाहर से पैसा लिया है और उस एनजीओ के लाइसेंस पर तलवार लटक जाती है। कहने का मतलब है कि चीजें इस तरीके से घुमाई जा रही हैं कि हमें सच का पता नहीं लग पा रहा है और जो आंकड़े हैं वो दिखाकर हमें बताया जा रहा है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। हम किस तरीके से मुकाबला करेंगे उन देशों का जहां पर हर व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम है वो कमा रहा है $51,000। हम किस तरीके से उन देशों का मुकाबला कर सकते हैं? चाइना जैसे देश का मुकाबला हम किस तरीके से करेंगे जब वहां पर $13,000 से ज्यादा एक व्यक्ति कमा रहा है? चाइना की जनसंख्या हमारे बराबर है। अभी यूएन ने कहा है कि हमारी जनसंख्या उससे थोड़ी सी ऊपर हो गई है, लेकिन फिर भी चाइना हमसे कितना आगे है ये हमें सोच लेना चाहिए। आज हमें यही नहीं पता कि हमारे आने वाले 10 साल में हमारी जनसंख्या कितनी होगी, हमारी उसके लिए पॉपुलेशन के लिए पॉलिसीज क्या होंगी। हमारी सरकार को, मौजूदा सरकार को अभी ये नहीं पता है कि किस दिशा में किस तरीके से जाना है। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि फेवरेबल पॉलिसीज हमारे लिए आने वाली हैं जो शायद आने वाले समय में हमारे देश के लिए ठीक हो सके। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं पहले ही ये कह चुकी हैं कि भारत का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले और कमजोर होगा और 2027 तक अमेरिकन डॉलर 100 रुपए के बराबर होगा। तो आप सोच सकते हैं अगर इसी तरीके से गिरावट जारी रही तो अर्थव्यवस्था के चौथे, तीसरे, दूसरे पायदान पर आने का कोई मतलब है? अगर प्रति व्यक्ति आय $2,600 है तो जर्मनी को पीछे छोड़ने का कोई मतलब है? मुझे नहीं लगता। अगर अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, लगातार इसी तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चल रहा है, तो इन सब आंकड़ों का क्या मतलब है? जैसा मैंने पहले कहा, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हम बचपन में नंबर गेम खेलते थे जिसमें हमें लगता था कि पैसा बहुत है लेकिन सिर्फ वो कागज के टुकड़े थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अब भी वही हो रहा है। पैसा तो बहुत दिखाया जा रहा है, आंकड़े तो बहुत दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग पा रहा है कि वो है कहाँ, किसके लिए है, कैसे खर्च होगा, लोगों के लिए कोई फायदा करेगा या नहीं करेगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।